ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये देखिए मैंने पूरी क्लास पढ़ाई, लेकिन पूरा वीडियो मैंने शूट किया, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया जिससे वीडियो अपलोड नहीं हो सका। तो मैं पुनः कोशिश कर रहा हूं और आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ये सारी देख ही रहे हैं आप। तो हम जो अध्ययन कर रहे हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक तकनीक, इसके विषय में हमको अध्ययन करना है। इसके पहले मैं इसे 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो भी लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो देख लें। और इस तरीके से पढ़ाने का आशय मेरा ये है कि आपको एक फ्रेश नोट अवेलेबल हो जाएगा। आपको पुस्तक पढ़ने की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। मैं चाहता तो इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आपको बता सकता था, लेकिन फिर उससे आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, जो आपकी बोर्ड की दृष्टि से या एग्जामिनेशन की दृष्टि से अच्छा नहीं होगा। तो मैंने इसीलिए इतने सारे जो नोट्स लिखवाते हैं वो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग बेस्ट नोट्स होंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि 19वीं सदी में छपाई का क्या प्रभाव रहा। इसके विषय में हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे पाठक के रूप में बच्चों पर प्रभाव, पाठक के रूप में महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा छपाई तकनीक का, पाठक के रूप में जो श्रमिक या कार्यकर्ता थे उनके रूप में छपाई का क्या प्रभाव पड़ा, और इस छपाई के प्रभाव को या प्रिंटिंग प्रेस के इम्पैक्ट को और इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए उसमें रुचि लोगों की बनी रहे, क्या नए नए सुधार प्रिंटिंग प्रेस में किए गए। तो आइए चर्चा करते हैं। आइए इस पर शुरू करते हैं कि मुद्रण ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। अब वो कौन कौन से क्षेत्र थे उसके विषय में देखें। पहला क्षेत्र था बच्चों पर प्रभाव, यानी प्रिंटिंग प्रेस का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा या प्रिंटिंग प्रेस ने बच्चों पर क्या प्रभाव डाला। देखिए 19वीं सदी के अंत तक प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। अब जब प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई तो बच्चे पाठकों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी के रूप में बनकर उभरे। यानी अब क्या होगा, किताबें छपेंगी बच्चों के लिए, बच्चों की किताबों के लिए स्कूली पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। क्या हुआ कि जो ये बच्चे थे वो बच्चे पाठकों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी बन गए, और इसके लिए स्कूली पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन यानी जो स्कूल की किताबें छपती थीं अब प्रकाशन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। आज के ज़माने में देखिए कितने सारे, मतलब कि अगर पीजी के बच्चे को प्ले ग्रुप एलकेजी के बच्चे की पुस्तक आप लेने जाएं तो 2500, 3000, 4000 के आसपास बिकती है। ये क्या है, एक मार्केट बन गया है। बच्चों की शिक्षा को लेकर के एक मार्केट क्रिएट कर दिया गया है प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से। क्लियर, उसी का इम्पैक्ट है ये। अब किताबों में बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए ऐसी कहानियाँ छापी गईं, ऐसी कविताएं लिखी गईं जिसमें बच्चे खुश होकर के उसको पढ़ें, है ना। देखिए कि बच्चों के किताबों के लिए एक समर प्रेस की स्थापना की गई। फ्रांस में क्या हुआ कि 1857 में बच्चों की पुस्तकों को छापने के लिए ही प्रेस की स्थापना कर दी गई। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बन गया कि बच्चों से संबंधित प्रेस की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई, तो फ्रांस में की गई। कब, 1857 में। 1 लाइनर क्वेश्चन या एमसीक्यू में ये आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में। बच्चों के लिए परिकथाएं और लोक कथाएं प्रकाशित की गई। बच्चे किसमें खुश होंगे भाई, जिसमें उनसे संबंधित कहानियां होंगी। आप हैरी पॉटर को देखो, बच्चों से संबंधित कहानियां हमारे ज़माने में अब पता नहीं छपती हैं कि नहीं छपती हैं, मैंने तो नहीं देखा। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बच्चों की किताबें होती थी जिसमें हम बड़े इंटरेस्ट के साथ उन पुस्तकों को खरीद कर पढ़ते थे। अरे भैया, मैंने खुद किराए पर पुस्तक लेकर के पढ़ी है कहानी की, जैसे चंपक है,
उसका जो कुछ वैल्यू होता था आप दुकानदार को दे दीजिए, लड़की जाइए पढ़िए, फिर उसको वापस कर दीजिए। चंपक है, नंदन है, चाचा चौधरी है। चाचा चौधरी तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी यार। उसमें साबू एक बहुत बड़ा भीम का व्यक्ति होता था, और चाचा चौधरी के विषय में कहा जाता था कि चाचा चौधरी का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता था। मतलब इस तरीके से कि उनका प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा अच्छा पड़े। कुछ कविताएं है ना, कुछ कविताएं भी कवियों ने ऐसी लिखी कि बच्चे उसको एकदम गाते गाते मस्त हो जाते थे। जैसे मेरे टाइम में एक कविता आती थी कि हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। झिंगोला मतलब वस्त्र। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। ये सब कविताएं बच्चे बड़े तन मन से गाते थे, है ना। लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, ढोल बजाता मेढक आया ढम ढम ढम, मेढक ने ली मीठी तान और गधे ने गाया गान। ये सारी कविताएं एकदम कंठस्थ हुआ करती थी, बहुत ही लय और सुर में बच्चे हम जैसे लोग गाते थे। आज देखिए जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ये सब क्या है? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग ए लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। ये सब क्या है? ये सब बच्चों पर इम्पैक्ट डालने का सबसे आसान तरीका है। और वह तरीका किसके माध्यम से है? अरे भैया प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों को प्रभावित करती हैं, पुस्तकें बच्चों को प्रभावित करती हैं। 1812 में प्रकाशित किया गया क्या? जर्मनी में ग्रिम बंधुओं ने किसानों से संबंधित लोक कथाएं प्रकाशित की। कब? ये देखिए 1812 में। आपने लेंचो को पढ़ा होगा, है ना। एक किसान होता है जिसकी फसल बर्बाद हो जाती, ओलावृष्टि होती, तो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है, ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र, ए लेटर टू द गॉड। इसका क्या इम्पैक्ट है? इसका इम्पैक्ट ये है, ये क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है? ये मैसेज कन्वे करना चाहता है कि कैसे लोग भगवान पर विश्वास बनाए रख सकते हैं, गॉड पर विश्वास बनाए रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, पाठक के रूप में महिलाएं काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगीं। महिलाएं भी क्या हुई? काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगी। उसका कारण क्या रहा कि महिलाओं के लिए पेनी पत्रिकाओं ने, पेनी का मतलब छोटी पत्रिकाएं, हैंडी बुक्स, उचित व्यवहार और गृह व्यवस्था पर जोर दिया गया। अब देखो कि अभी भारत में महिलाओं से संबंधित कुछ पुस्तकें एक्स्ट्रा छपती हैं, जैसे वनिता, मनोरमा, इसमें स्पेशली महिलाओं से संबंधित ही पुस्तकें। रूपायन उसमें आता है भाई, एक छोटी सी पत्रिका रूपायन आती है अमर उजाला में। आप देखिए उसमें स्पेशली महिलाओं से संबंधित चीज़ें ही रहती हैं। रूपायन नाम ही उसका रूपायन है जी। महिलाएं पढ़ने लिखने लगीं, पढ़ लिख रही थी। जॉन ऑस्टेन, जॉर्ज एलियट और ब्रांटे बहनों लोकप्रिय उपन्यासकार थीं। आप देखो कि बहुत सारी भारतीय लेखिकाएं भी हैं, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है ना। ये सब फेमस राइटर हैं इंडियन की। फणुशीरनाथ रेणु, है ना, जिनके लेखन ने महिलाओं के दृढ़ संकल्प, व्यक्तित्व की ताकत और इच्छा शक्ति को चित्रित किया है। किसने? इन ब्रांटे बहनों के उपन्यास, जॉर्ज इलियट और जेन ऑस्टेन की पत्रिकाओं ने। इसमें महिलाओं के कैरेक्टर को बहुत ही फोर्सली दिखाया गया कि कैसे एक महिला बहुत ही दृढ़ संकल्प हो सकती है। फिर पाठक के रूप में एक दूसरा तबका भी आ गया, कार्यकर्ता यानी श्रमिक वर्ग। पुस्तकालय निम्न मध्यम वर्ग के लोगों और श्रमिकों को शिक्षित करने के साधन बन गए। पुस्तकालय क्यों? क्योंकि भाई जो निम्न मध्यम वर्ग या श्रमिक वर्ग है वो किताबों को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की गई। हमारे गोंडा में भी पुस्तकालय बना है एक, मैं तो जानता हूँ कि वो जीआईसी स्कूल जो है, फ़खरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटर कॉलेज, वहाँ जा कर के आप कुछ एक 25-30 रुपये पूरे मासिक शुल्क दे करके पूरे महीने आप किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। 1832 से 1835 तक सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज द्वारा प्रकाशित पेनी पत्रिकाएं श्रमिक वर्ग के पाठकों के लिए थीं। यानी जो छोटी हैंडी पत्रिकाएं थीं, जिसको कौन प्रकाशित करता था? सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि 1800 से 1835 तक, 32 से 35 तक किस संस्था ने श्रमिक वर्ग के लिए पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ किया?
तो कौन सी संस्था थी? सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजुअल नॉलेज, यानी कि श्रमिकों के लिए पेनी पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाली संस्था कौन सी थी? सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज। इसको याद रखिएगा, वन लाइनर में या फिर MCQ में आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में। औद्योगिक श्रमिकों ने अपने संघर्ष को उजागर करते हुए राजनीतिक पुस्तिकाओं के साथ साथ आत्मकथाएं भी लिखी। कुछ श्रमिक ऐसे रहे जो पढ़ लिख करके थोड़ा विद्वान हो गए, तो उन्होंने अपने जीवन संघर्ष से संबंधित पुस्तकों का ही लेखन कर डाला, कुछ तो अपनी आत्मकथाएं भी लिख डाली, है ना, कि कैसे जीवन एक संघर्ष। जी, दूसरा है प्रिंटिंग प्रेस में नवाचार। कोई भी चीज़ कब तक समाज में टिकी रह सकती है, अस्थायी रह सकती है, जब तक उसमें नई नई चीज़ें ऐड ना की जाएं, है ना। तो नए नए चीज़ों को भी प्रिंटिंग प्रेस में ऐड किया गया। आज के ज़माने में देखिए प्रिंटिंग प्रेस में, आप प्रिंटिंग प्रेस में कितनी सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। आप एक मैटर दे दीजिए उसको, चाहे जिस कलर में, चाहे जिस फॉन्ट में, चाहे जिस हैंड राइटिंग में आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, किसी के भी साथ उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस में धातु से लेकर बिजली से संचालित होने तक कई नवाचार हुए। आप देखो शुरू में चाइना में जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो लकड़ी के बॉक्स पर अक्षरों को बनाया जाता था काट काट करके, लेकिन अब क्या हो गया, मेटलिक वर्ड बनने लगे, धातुओं से संबंधित शब्द बनने लगे, अक्षर बनने लगे। और जो प्रिंटिंग प्रेस था पहले हाथ से संचालित होता था, अब बिजली से संचालित होने लगा, जिससे कागज में रंग जोड़ने के साथ साथ मुद्रण कार्य में भी तेजी आई। इतना ही नहीं, अब कागज में हम कई कलर को भी ऐड कर सकते थे। आप देखो ग्रीटिंग्स छपती है ना, तो कई सारे कलर के ग्रीटिंग्स छपे होते हैं। कहीं पर रेड ग्रीटिंग है, उसी में कोई दूसरे कलर का फूल आ गया, फिर लिख दिया आपने ब्लैक कलर से, ब्लू कलर से, उस पर फिर बाउंड्री लाइन, बॉर्डर लाइन बना दिया आपने येलो कलर से, मतलब मल्टी कलर प्रिंटिंग प्रेस आ गया। तो कब आया? इसका मेन रीजन था नवाचार, यानी प्रिंटिंग प्रेस में हमने नई नई चीज़ों को ऐड किया। चीज़ों को अगर परमानेंट बनाए रखना है तो अपने में ऐड करना होगा। आप अपने लाइफ से इसको जोड़कर देख सकते हैं। अगर आपने अपने जीवन में नए नए चीज़ों को नहीं जोड़ा, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ ना, शिक्षक ऑलवेज अ स्टूडेंट। जिस दिन शिक्षक को ये लग जाएगा कि मैं शिक्षक हूँ, ही हैज़ गॉन, ही हैज़ फिनिश्ड, ही हैज़ डाई। रीज़न कि शिक्षक ऑलवेज अ स्टूडेंट, हमेशा शिक्षक सीखता है। अगर शिक्षक सीखेगा नहीं तो क्या होगा, वो अपने बच्चों को कुछ आगे ज़्यादा नहीं दे सकता है। तो शिक्षक हमेशा एक स्टूडेंट होता है। तो ये प्रिंटिंग प्रेस से हम सीख सकते हैं, यानी अपने जीवन में नित्य नए चीज़ों को आप ऐड करते रहिए, जिससे आपकी डिमांड समाज में बढ़ी रहेगी। मोबाइल देख लीजिए, पहले वो कीपैड वाला मोबाइल आता था, टाइप करो भैया, अब क्या आ गया, अब तो सरकाओ ऐसे स्क्रीन टच, बोल के लिख दो, सब क्या है, नवाचार है। तो नई नई चीज़ें जब तक आप नहीं जोड़ेंगे, जीवन सफल नहीं हो सकता। न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने, कौन? रिचर्ड एम हो ने बिजली से चलने वाली बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा कि पहली बार बिजली से चलने वाले प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो रिचर्ड एम हो ने बिजली से चलने वाली बेलनाकार, ये चीज़ याद रखिएगा, बेलनाकार प्रेस। जी, प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई। भाई सामान बेचना है तो क्या करना पड़ेगा, कई तरीके के आपको नई नई चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, रणनीतियाँ अपनानी पड़ेंगी। 1920 के दशक में लोकप्रिय रचनाएं इंग्लैंड में सीलिंग श्रृंखला में प्रकाश बेची जाती थी। किसमें बेची जाती थी? सीलिंग श्रृंखला में। लोकप्रिय जो रचनाएं थीं उसको सीलिंग श्रृंखला में बेची जाती थीं। आर्थिक मंदी के दौर में किताबों की खरीद में गिरावट के डर से प्रकाशकों ने क्या किया? सस्ते पेपर बैग संस्करण निकाले। मतलब कि किताबों को सस्ते पन्नों पर छापना शुरू कर दिया। कारण कि किताबें ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों और ऐसे लोग भी किताबों को खरीद सकें जो श्रमिक वर्ग से हैं, निम्न आय वर्ग से हैं, वो क्या करें? किताबों को परचेज कर सकें। तो एक छोटा सा टॉपिक रहा जिसके विषय में हमने अध्ययन किया। और ध्यान रखिए, नोट्स आपको बनाना जरूरी है, इसलिए
क्योंकि इसको आपको वीडियो देखने में 15 से 20 आधा घंटा लग सकता है। एक बार जब आप नोट्स बना लेंगे तो आप इसको 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, तो आपका 25 मिनट आगे चल करके बच सकता है। लेकिन और जब आपका नोट्स भी बन जाएगा तो वीडियो को फास्ट करके भी आसानी से देख सकते हैं। तो अब इसके ये तो रहा यूरोप का इम्पैक्ट। आगे वाले जो टॉपिक आएंगे, आई थिंक 2 टॉपिक और इस पर आएगा। मैं चाहूँ तो इसको फ्लो चार्ट में भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन जब आप फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे तो ये जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलते हैं या वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में मिलते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर आपको वो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अलग से। तो सारी चीज़ें एक ही चीज़ में मिल जाएं वो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ से आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा तब भी आप कर लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि किस व्यक्ति ने बिजली से चलने वाली बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया, वन लाइनर में आ जाएगा। तो रिचर्ड एम हो ने किया था, एक एग्जाम्पल है। अब इसके आगे वाले जो जिस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे वो भारत से संबंधित होगा, और हम पढ़ेंगे कि कैसे भारत में प्रिंटिंग प्रेस आया, कौन लेकर आया, कहाँ पहली बार स्थापित हुआ, पहली बार कौन सा समाचार पत्र छपा, है ना, किस भारतीय ने पहली बार समाचार पत्र छापा, किस अंग्रेज ने छापा, उन सब के विषय में चर्चा हम कहाँ करेंगे, और कैसे समाचार पत्र ने, कैसे प्रिंटिंग प्रेस ने हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, और कैसे समाचार पत्र ने भारत में क्रांति को जन्म दे दिया। आपने देखा कि प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया था, फ्रांस में क्रांति को जन्म दे दिया था। उसी प्रिंटिंग प्रेस ने, यानी भारतीय प्रिंटिंग प्रेस ने भारत में भी क्रांति को जन्म दिया। तो एक छोटा सा टॉपिक रहा, और हम चाहेंगे कि आप इसको जहाँ तक हो सके और लोगों तक शेयर करें, लोगों को बताएं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा धन है, जितना ज़्यादा आप उसको खर्चा करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अगर शिक्षा को आपने इकट्ठा करने की कोशिश की, संचित करने की कोशिश की, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होने लगेगा। इसीलिए शिक्षा है, शिक्षा का दान महादान होता है जी। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, और मेरे साथ अपना कीमती समय देने के लिए एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।